दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त पुनीत। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और देश में कोरोना का कहर जारी है, तो इस कहर से अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो देश चल सकेगा, समाज चल सकेगा। इसलिए ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, कोई काम हो तो घरों से बाहर ना निकलिए, और अगर निकलना भी पड़े तो मास्क पहन कर निकलिए, अपना चेहरा ढक कर निकलिए, सैनिटाइज अपने आप को करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि आपका बचाव हो सके। कॉमेडी कलर्स आप सुनते हैं रेडियो उड़ान पर, मेरे यानी पुनीत के साथ। और आज है शुक्रवार और मैं हो चुका हूं एक बार फिर से आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर। और आप रेडियो उड़ान को अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर, या हमारी mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हासिल कर सकते हैं, और हमारे कम्युनिटी कलर्स जैसे प्राइम शोज को लाइव सुन सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/radioudan, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए www.facebook.com/radioudan, और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़कर भी आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बहरहाल आपके फीडबैक्स हमें समय समय पर मिलते भी रहते हैं, और उन्हीं फीडबैक्स और सजेशंस के मुताबिक हम अपने प्रोग्राम्स को और अपने इवेंट्स को तैयार किया करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक्स देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आप हमारे प्रोग्राम हमारी ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, या जो कंप्यूटर यूज़र हैं उनके लिए प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर अवेलेबल है, जहां से डायरेक्ट प्ले का बटन प्रेस करके भी आप हमें सुन सकते हैं, या हमारी विनैम्प या VLC मीडिया प्लेयर के लिए डिज़ाइन की गई प्लेलिस्ट से भी आप रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर। सबसे पहले सुनते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सुनने बोलने में एक अक्षम व्यक्ति को एक आशा वर्कर ने फंसाया। अब मनरेगा परियोजनाओं के तहत दिव्यांगों को दिया जाएगा 4% आरक्षण। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकार को अनुरोध, दिव्यांगजन के साथ साथ देखभाल करने वालों को भी मिलनी चाहिए वैक्सीनेशन। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश, दिव्यांगजन की जरूरतों को न किया जाए नजरअंदाज। और केरल की एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला का रेप, दुष्कर्म करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार। तो न्यूज हेडलाइंस के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वाह, ये बच्चा कितनी अच्छी फ्लूट बजाता है। कितना सुरीला बजा रहा है। मेरा नाम है सिंचन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ, और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। सारे इसे मिलकर सुनिएगा, क्योंकि मैं भी इसे सुनता हूँ। ये सिंचन कहाँ से आ गया? जोर से घूमे हम तुम झूमे, नाचो नाचो और सबको घुमा दो। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर, हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट शो कॉमेडी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हाजिर हो चुका हूं आपका दोस्त पुनीत। ब्रेक के बाद और न्यूज हेडलाइंस हो चुकी हैं, और अब आइए चलते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के साथ गौरी की ओर। केरल में मानसिक रूप से बीमार महिला का हुआ रेप, दुष्कर्म के लिए 2 लोग गिरफ्तार। लिफ्ट देने के बहाने एक मानसिक रूप से बीमार महिला का खड़ी बस में शोषण किया गया। पुलिस ने बताया कि ये महिला कभी कभी अपने घर से बाहर निकलती थी और थोड़ी देर में लौटकर घर चली आती। एक दिन वो अपनी माँ से लड़ी और घर से बाहर निकल आई, लेकिन कुछ ही देर बाद घर में वापस जाने की इच्छा से वो सड़क पर खड़ी होकर घर जाने के लिए लिफ्ट मांगने लगी।
तभी बाइक पर सवार 2 लोगों ने उसे घर ले जाने का हवाला दिया और बाइक पर बिठाकर ले गए। पुलिस ने बताया कि वे लोग उसे एक सुनसान जगह खड़ी प्राइवेट बस तक ले गए, जहां पर उसका बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसे एक ऑटो रिक्शा स्टैंड पर छोड़ दिया गया। महिला की शिकायत करने पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और बस के पास के परिसर से ही सीसीटीवी फुटेज हासिल की। आरोपी कुन्नमंगलम के गोबिश और मोहम्मद शमीर को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने दिए आदेश, तमिलनाडु में बनने वाली नई बिल्डिंग्स को बनाया जाए एक्सेसिबल और इंक्लूसिव। दोस्तों, सभी सार्वजनिक स्थानों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। निर्देशों में साफ साफ कहा गया है कि राज्य में नए सिरे से बनने जा रही सभी बिल्डिंग्स या सभी स्वीकृत डिजाइन्स को विकलांग जनों के अनुकूल बनाना अनिवार्य है। इन सभी में विकलांग जनों के लिए पहुंच, टॉयलेट्स और अन्य सुविधाओं के उचित डिजाइन होना भी जरूरी है। सभी सार्वजनिक इमारतें और जगहों को दिव्यांग जनों के अनुकूल टॉयलेट्स इंस्टॉल करना कंपलसरी हो चुका है। इस विषय पर मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करने के आदेश भी दिए हैं। इस रिपोर्ट में मौजूदा हालातों का परीक्षण किया जाएगा, जिससे एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिवनेस की जांच हो सकेगी। इसके बाद कोर्ट ने ये भी याद दिलाया कि आगे से सभी बिल्डिंग्स के प्लानिंग के समय से ही इन मुद्दों का ध्यान रखा जाए। ये सारे कदम विकलांगता अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 40 के तहत उठाए जा रहे हैं। अधिनियम की धारा 45 के तहत ये भी कहा गया है कि सभी मौजूद सार्वजनिक भवनों को इस कानून के बाद से 5 सालों के भीतर एक्सेसिबल बनाया जाए। अधिकार अधिनियम 2016 के साथ साथ NBC यानी द नेशनल बिल्डिंग कोड को भी रिवाइज किया गया था, जिसके बाद से अब NBC के नियमों के अनुसार सभी इमारतों को विकलांग जनों के अनुकूल बनाना आवश्यक है। NBC के तहत हर एक बिल्डिंग को सुनने में अक्षम, देखने में अक्षम और हृदय रोग तथा एपिलेप्सी से गुजरने वाले लोगों के लिए अनुकूल बनाना जरूरी है। ऑनलाइन क्लासेस को भी है जरूरत इंक्लूसिव बनाने की। पैंडेमिक के बाद ऑनलाइन वर्कशॉप्स और वेबिनार की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों ने ही इनको इंक्लूसिव बनाने का ध्यान रखा है। दोस्तों, आइए इसी विषय पर चेन्नई के श्रीवत्सन शंकरन का एक लेख आपको सुनाते हैं। ऑनलाइन वर्कशॉप्स के बारे में शुरुआत करते हुए श्रीवत्सन बताते हैं कि मैं पिछले 3 महीनों में सुनने में अक्षम लोगों के लिए एक फोटोग्राफी का कोर्स चला रहा हूँ। मेरे पास इस समय 5 छात्र सीख रहे हैं, मगर पैसे की कमी के चलते मैं क्लास में ज्यादा बच्चे नहीं ले सकता। अप्रैल के महीने से ही मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी ले रहा हूँ। सुनने की सीमित क्षमता के बावजूद मेरे स्टूडेंट्स पता नहीं कैसे मैनेज कर लेते हैं। 4 जुलाई को मैंने एक ऑनलाइन मोबाइल फोटोग्राफी कोर्स कंडक्ट किया था। सुनने की सीमित क्षमता वाले लोगों का ये कोर्स हियर अ मिलियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू किया गया था। इसके तहत हमने फोटोग्राफी के बारे में इलाके में और जागरूकता पैदा की। फोटोग्राफी के ऑनलाइन वीडियो से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनमें सबटाइटल्स लिमिटेड होते हैं। इसके अलावा साइन लैंग्वेज में बहुत ही कम वीडियोस अवेलेबल है। मैं सुनने में अक्षम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कराना चाहता हूँ। 4 जुलाई के वर्कशॉप में एक अलग से नियुक्त साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की मदद ली गई थी। इस वर्कशॉप में 40 से भी ज्यादा सुनने में अक्षम लोग सहभागी हुए थे। उनका उत्साह देखते बनता था। हमने सिर्फ 5 मिनट देकर उनसे असाइनमेंट करने को कहा, जिसके नतीजे बहुत ही शानदार और चौंकाने वाले थे। अक्सर सुनने में अक्षम लोगों की कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त होती है। मुझे ऐसे और वर्कशॉप लेने में खुशी होगी। दोस्तों, अब जब श्रीवत्सन अपने खुद के वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, तो वे चाहते हैं कि विकलांग जनों और अन्य लोगों के लिए अलग अलग वर्कशॉप शुरू किए जाए। इस तरह दोनों ही वर्गों के लोग फोटोग्राफी अच्छे से सीख पाएंगे। फोटोग्राफी से जुड़ा ज्ञान समझाने में इससे आसानी होगी। इस पर डॉक्टर और डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट
डॉक्टर ऐश्वर्या राव ने कहा है कि ऐसी समावेशिता हर जगह होनी चाहिए, शिक्षा से लेकर पेशेवर अवसरों तक। ये अब इस जमाने की जरूरत बन चुका है। बोलने और सुनने में बाधित व्यक्तियों को भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स में भाग लेने का मौका दिया जाना चाहिए। हमें उनकी प्रतिभा का पता लगाने और उनका समर्थन करने की जरूरत है। साइन लैंग्वेज भी है एक भाषा। दोस्तों, भारत के नेता लोग जब टीवी पर दिखाई देते हैं या सरकार कोई जनादेश जारी करती है तो सांकेतिक रूप से इस जानकारी का प्रसारण करना बहुत जरूरी है। ये कोई विकलांगों पर फेवर नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये एक बुनियादी मानव अधिकार है। अब समय आ चुका है कि प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य सचिव, वित्त मंत्री और नियमित रूप से प्रेस में इंटरव्यू देने या ब्रीफिंग करने वाले मुख्यमंत्रियों के पास इन फ्रेम साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो। दुनिया भर के कई नेता इस बात का महत्व जानते हैं और अपने ब्रीफिंग को सही मायनों में समावेशी बनाते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपने रोज के ब्रीफिंग में सांकेतिक दुभाषिया लाने के प्रयासों के लिए सराहना भी की गई। फ्रेंड्स, सांकेतिक भाषा एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जो हमें सुनने और बोलने में अक्षम लोगों की दुनिया से जोड़ता है। ये उन्हें समाज से जोड़ती है। लिखी जाने वाली और बोली जाने वाली सभी भाषाओं के समान ही सांकेतिक भाषा का दर्जा होना चाहिए। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनल पर दिन में कम से कम एक बार सांकेतिक भाषा में समाचार प्रसारित करने के लिए एक्सेसिबिलिटी दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी नहीं रखी जाती है। प्रेस ब्रीफ के दौरान सांकेतिक दुभाषियों के ना होने की वजह से हजारों विकलांग लोग मुख्यमंत्रियों, स्वास्थ्य सचिव तथा प्रधानमंत्री की बात नहीं समझ पाते। राज्य में होने वाले कई विकासों, सूचनाओं, विश्लेषण, चर्चाएं और उपायों से भी वे वंचित रह जाते हैं। सुनने और बोलने में अक्षम लोगों के लिए ये समाज में हिस्सा लेने का एक मौका होता है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सांकेतिक भाषा का दुभाषिया उपलब्ध कराने से भी सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। भारत में प्रेस वार्ता को समावेशी बनाने और लाखों विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिए। तमिलनाडु में विकलांग बेड रिडन पेशेंट्स के लिए एक हेल्पलाइन की मदद से दी जा रही है कोविड वैक्सीन। तमिलनाडु के त्रिची कॉर्पोरेशन ने एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू की है। ये हेल्पलाइन बेड रिडन विकलांग व्यक्तियों के लिए है जो कोविड वैक्सीन का टीका लेना चाहते हैं। इसमें नगर निकाय की एक अलग टीम ऐसे सभी लोगों का पंजीकरण करेगी और सभी जानकारी इकट्ठा करेगी। ये हेल्पलाइन रोज सुबह 8 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक काम करेगी। इसका नंबर है 6385269208। त्रिची महापालिका ने बताया है कि विकलांगों, बुजुर्गों, बेड रिडन पेशेंट्स के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स को भी इससे सहायता प्रदान की जाएगी। तमिलनाडु के त्रिची जिले में लगभग 67,000 विकलांग जन रहते हैं। इनमें सभी 22 श्रेणियों के विकलांग व्यक्ति शामिल है। कुछ एक श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को छोड़कर बाकी लोग टीकाकरण केंद्र तक पहुंचने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता पर निर्भर करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर लगने वाले खर्चों की वजह से कई दिव्यांगजन टीकाकरण को टाल भी रहे हैं। साथ ही डोर स्टेप वैक्सीनेशन की डिमांड बढ़ती जा रही थी। अर्बन वैक्सीनेशन कैंप के डॉक्टर ए मोहम्मद हकीम ने कहा कि हमारे पास आने वाले आवेदनों पर हम 48 घंटों के भीतर एक्शन लेंगे। हमने हेल्थ वर्कर्स के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अरेंज की है। त्रिची जिले के जोन्स बनाए गए हैं जिसके हिसाब से डोर स्टेप वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन अभी जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और लौट कर आऊंगा। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन कंटिन्यू रहेगा, तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स सिर्फ रेडियो उड़ान पर। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही। मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं?
ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। प्रोग्राम में फिर से स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम। आगे बहुत कुछ है, माय ओपिनियन सेक्शन, कम्युनिटी कलर्स का एडिटोरियल भी होगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का बाकी हिस्सा। इनेबल इंडिया की ओर से एडवांस एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग का आयोजन 10 अगस्त से किया जा रहा है। ये ट्रेनिंग विजन इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए फुल टाइम ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग ऑनलाइन कंडक्ट की जाएगी। इस ट्रेनिंग में आप सीखेंगे लर्न फ्रॉम डोमेन एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अंडरस्टैंड कंपनी एक्सपेक्टेशंस, एनहांस योर स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, गेट जॉब रेडी। ये ट्रेनिंग 4 महीने की फुल टाइम ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में जिन चीजों को शामिल किया जाएगा: एक ऑनलाइन सेशन, वेबिनार विद एक्सपर्ट्स, सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, प्रोजेक्ट वर्क एक्सेट्रा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन प्रेफरेबल होगी। कैंडिडेट्स के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट्स के लिए जरूरी है कि वे स्क्रीन रीडर और दूसरी असिस्टिव एड्स को अच्छी तरह समझ सकें। कैंडिडेट्स के पास एवरेज या अच्छा इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। कैंडिडेट्स के पास अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैपटॉप व डेस्कटॉप का होना जरूरी है। इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 अगस्त 2021 है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस ट्रेनिंग के लिए प्रतिभागियों को एक टेलीफोनिक असेसमेंट और इंग्लिश रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट से गुजरना होगा। कैंडिडेट्स के लिए इंग्लिश और कंप्यूटर के इस टेस्ट में मिनिमम 60% मार्क्स लाना जरूरी होगा ताकि वे इस ट्रेनिंग में शामिल हो सकें। सुनने बोलने में अक्षम एक व्यक्ति को एक आशा वर्कर ने फंसाया। कोविड का टीका लगवाने की जगह करवा दी नसबंदी। दोस्तों, आगरा के इटाह जिले में एक आशा वर्कर को अपने पद से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में पाया गया कि 40 वर्षीय ध्रुव कुमार को कोविड टीकाकरण कराने का दावा किया गया। आशा वर्कर नीलम कुमारी ने अपने ब्लॉक का निर्धारित टारगेट पूरा करने के लिए और इसके बदले 400 रुपए का इनाम पाने की लालच में गरीब और विकलांग ध्रुव कुमार का नसबंदी का ऑपरेशन करवा दिया। ऑपरेशन के बाद वो ध्रुव को वहीं छोड़कर चली आई। इसके बाद पीड़ित ध्रुव के घर वालों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस की पूछताछ के बाद पूरा मामला सामने आया। एफआईआर के बाद मेडिकल ऑफिसर उमेश त्रिपाठी ने विक्टिम की जांच की और ध्रुव को एक मेडिकल फैसिलिटी में शिफ्ट करा दिया। दोस्तों, इस मामले में मेडिकल नेग्लिजेंस के चार्जेस भी लगाए गए हैं। मनरेगा के परियोजनाओं के तहत दिव्यांगों को दिया जाएगा 4% आरक्षण। राजस्थान के दिव्यांग अधिकार महासंघ ने फाइल किए पिटीशन के बाद कोर्ट ने चीफ कमिश्नर फॉर पीडब्ल्यूडी को एक सेंट्रल पॉलिसी बनाकर मनरेगा के कामों में 4% का आरक्षण तय करने को कहा है। दिव्यांग अधिकार महासंघ के उप सचिव हेमंत भाई गोयल ने ये पिटीशन फाइल की थी। उनका कहना है कि मनरेगा स्कीम के तहत दिव्यांगों के लिए रोजगार में कोई आरक्षण नहीं दिया गया था, जिसके चलते विकलांग जनों के रोजगार के मौके कम हो रहे थे। श्री हेमंत भाई गोयल ने आगे कहा कि दिव्यांगों को सरकारी जॉब्स में एक सीमित अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में तो दिव्यांगों को जॉब मिलना और भी कठिन है।
बैंकों से उन्हें लोन मिलने में भी बहुत परेशानी होती है, जिससे उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के चांसेस भी घट जाते हैं। इसीलिए हमने अदालत से दरख्वास्त की है कि मनरेगा के कामों के लिए जो भी नियुक्तियां की जाए उसमें 4% नियुक्तियां विकलांगजनों की हो। दोस्तों, इस पिटीशन को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने सरकार को केंद्रीय स्तर पर इसके लिए एक पॉलिसी बनाकर उसे कार्यान्वित करने को कहा है। बेंगलोर के कई रेलवे स्टेशन नहीं है दिव्यांगों के अनुकूल। दोस्तों, बेंगलोर का केनगिरी रेलवे स्टेशन एक बड़ा स्टेशन है और सैकड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में दीपक एन नाम के एक नियमित प्रवासी ने इस स्टेशन की हालत पर प्रकाश डाला और कहा कि ये स्टेशन विकलांगों और बुजुर्गों के लिए अनुकूल नहीं है। दीपक ने केनगिरी स्टेशन से एक वीडियो भी ट्वीट किया था, जिसमें एक विकलांग यात्री ने फुट ओवर ब्रिज का उपयोग करने में आने वाली अड़चनों के बारे में बताया। दीपक कहते हैं कि मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि केनगिरी स्टेशन पर लिफ्ट या एस्केलेटर नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी है। मैं रेलवे प्रशासन और सभी संबंधित लोगों से जल्द इस पर एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों, दीपक ने देखा कि बुजुर्गों सहित बहुत सारे लोग पुलों का इस्तेमाल करने की बजाय अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पार करते हैं। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्हील चेयर, एस्केलेटर जैसी सुविधाएं काम में आ सकती है। केनगिरी रेलवे स्टेशन शहर की सीमा के भीतर का अकेला ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है जो इन समस्याओं से जूझ रहा है। बेंगलोर शहर में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो बुरी हालत में हैं और बुजुर्गों और विकलांगों के अनुरूप भी नहीं है। जैसे कि बेंगलोर का पुराना छावनी रेलवे स्टेशन, इसमें कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं दिखाई देती है। दोस्तों, वैसे सोचा जाए तो आज के जमाने में भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई विकलांग व्यक्ति रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों को देखकर ये सोचता रहे कि इस परिस्थिति को मैं कैसे संभालूं। इस मुद्दे को हमने एक चैलेंज की तरह स्वीकार करके देश भर के सभी स्टेशनों को एक्सेसिबल बनाने का बीड़ा उठाना चाहिए। केनगिरी रेलवे स्टेशन के वीडियो वाली घटना को लेकर प्रतिक्रिया मांगने पर बेंगलोर के डीआरएम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि उनके कार्यालय में इस मुद्दे को लेकर आवश्यक कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध, कहा विकलांगजनों के साथ साथ देखभाल करने वालों को भी मिलनी चाहिए टीकाकरण में प्राथमिकता। फ्रेंड्स, इस अनुरोध पत्र में ये साफ साफ कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी के साथ साथ टीकाकरण के लिए उनके केयर गिवर्स को भी समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर एक ही केंद्र में पीडब्ल्यूडी के साथ उनका टीकाकरण कराया जाए। विकलांग जनों की देखभाल करने वालों का सशक्तिकरण और समावेश एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखभाल करने वालों को विकलांग जनों से निकट संपर्क में रहने की आवश्यकता होती है। वे विकलांगों के दैनिक जीवन की गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वे विकलांग व्यक्ति को जरूरी सेवा और सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि ये सभी केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य देखभाल प्राधिकरणों और टीकाकरण केंद्रों को उचित निर्देश जारी करे। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि विकलांग जनों की जरूरतों को न किया जाए नजरअंदाज। फ्रेंड्स, माना कि भारत की आबादी बहुत बड़ी है और विकलांगजन इसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन विकलांगों के लिए सुलभ वातावरण को इस आबादी के अनुपात में रियायत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसे अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए जो एक व्यक्ति को पूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता हो। दोस्तों, हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने विकलांग जनों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं और पहुंच के संबंधित 2 आदेश जारी किए। पहले आदेश में हाईकोर्ट ने विकलांग लोगों के लिए इनएक्सेसिबल बसेस खरीद करने पर राज्य सरकार की खिंचाई की और कहा कि बार बार हाईकोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद भी विकलांग जनों के लिए अनुकूल बसेस क्यों नहीं खरीदी गई। दूसरे आदेश में हाईकोर्ट ने जोर देते हुए एक बार फिर से ये कहा है कि तमिलनाडु के सभी सार्वजनिक भवनों को विकलांगों के अनुरूप बनाया जाए और इनमें विकलांगों के लिए अनुकूल शौचालय भी होना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों कोर्ट को बार बार ये सारे आदेश देने पड़ते हैं, जबकि पहले से ही अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा ये चीजें बाध्य है। अशिक्षा और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे हुए विकलांग जनों को कोविड पैंडेमिक ने दोहरी मार मारी है। विडंबना ये है कि अधिकांश लोग जीवन के किसी न किसी चरण में, किसी न किसी रूप में विकलांगता का अनुभव करेंगे ही। हम में से अधिकांश लोग बुढ़ापे के कारण होने वाली अक्षमताओं का अनुभव करेंगे। फिर भी समाज के एक बड़े हिस्से में ये दुर्गमता हटाई क्यों नहीं जा रही है? ये सवाल हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा है। एक सुलभ वातावरण को हमारी आबादी के अनुपात में किसी सहूलियत की तरह न देखा जाना चाहिए। समय आ गया है कि सभी प्रकार के योजनाकार और नीति निर्माता बुजुर्गों और विकलांगों के अनुभवों को हर एक बुनियादी ढांचे में शामिल करें। एक इंक्लूसिव डिजाइन के उपयोग से सभी लोगों को लाभ होगा और जीवन की बेहतर गुणवत्ता भी मिलेगी। तो डिटेल न्यूज़ बुलेटिन में आपने अब तक की जो इस वीक की खास खबरें सुनी और उम्मीद करते हैं कि आपको नई नई अपडेट ज़रूर मिली होंगी। और हम हमेशा कहते हैं कि आप भी अगर कोई अपडेट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो mail@radioudan.com या radioudan@gmail.com पर भी आप हमें न्यूज़ भेज सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उस न्यूज़ को वेरीफाई करके इस प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो बहरहाल डिटेल न्यूज़ बुलेटिन के बाद वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के उस पार होगा सेक्शन आर ओपिनियन या हमारी राय दानिश महाजन के साथ। तो सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, a flight of life. For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन, निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। ब्रेक के बाद मैं फिर से आपके साथ हूं, आपका दोस्त पुनीत। और चलिए अब बढ़ते हैं माय ओपिनियन सेक्शन की ओर। पेश कर रहे हैं दानिश महाजन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका स्वागत। अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज़ है तो danish.mahajan88@gmail.com पे आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ डिसेबल ने एक कंप्लेन लॉन्च की है। ये कंप्लेन जो लॉन्च की गई है, ये की गई है मुंबई के एक डॉक्टर है कैलाश मंत्री, उनके खिलाफ, और उन्होंने ये कंप्लेन दी है मुंबई मेडिकल काउंसिल को। अब मसला क्या है कि हम बात करते हैं, एक और आर्टिकल पे मैं बात करना चाहता था पर अब उसके बारे में अगले सप्ताह करेंगे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। बहरहाल ये जो कैलाश मंत्री हैं, ये कई दिनों से, एक लंबे अरसे से ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं।
यानी इनका कहना ये है कि जो ऑटिस्टिक है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो बिना दवाई के ठीक हो जाते हैं। आप कहेंगे तो इसमें क्या बड़ी बात है, बहरहाल उसके बारे में आऊँगा। पहले ये क्या कहते हैं उन बातों के बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डॉक्टर साहब क्या क्या दावे करते हैं। इनका कहना ये है कि जो ऑटिज़म है वो बिना दवाई के ठीक हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, इनका कहना है जो ऑटिज़म है उसके लिए उनके पेरेंट्स जिम्मेवार हैं। तीसरा, इनका ये कहना है कि ये 3 साल में ऑटिज़म ठीक कर देते हैं, उसके लिए 50 से 60 लाख रुपया लगेगा। चौथा, इनका कहना है कि अगर आप इलाज नहीं करवाओगे तो जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ेगी, वो बहुत वायलेंट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा भी ये तरह तरह की चीज़ें बोलते रहते हैं, जैसे होमोसेक्सुअल को ये डिसीज़ मानते हैं। मतलब ये तमाम सारी चीज़ें बोलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। तो ऑटिज़म जो होता है बेसिकली वो जेनेटिक और इन्वायरमेंटल कारणों से होता है, लेकिन ये डॉक्टर साहब कहते थे कि नहीं, ये पेरेंट्स के कारण होता है, उनमें एंजाइटी हो जाती है, उनकी लापरवाही के कारण होता है। जबकि साइंटिफिकली जब मेडिकल टर्म में जो मैंने बताया कि ये जेनेटिक और एनवायरनमेंट कारणों से होता है। सवाल ये है कि ऐसे कई डॉक्टर हैं जो पैसे कमाने के लिए, अब देखिए जैसे मैंने बताया ये 50 से 60 लाख रुपया मांग कर रहे हैं। कुछ लोग इनके झांसे में आएंगे, अपनी ज़मीन बेचेंगे, लोन लेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। इस तरह के कई लोग हैं जो आरपी के बारे में भी ऐसे बातें करते हैं और लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन इनमें सच्चाई नहीं है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो तो बहुत सारे जो लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो इसी तरह पैसा वेस्ट करते रहेंगे और ये ऐसे डॉक्टर बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम भी इस कंप्लेन में हिस्सेदार हैं कि ऐसे डॉक्टरों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है जो पैसों के लिए कुछ भी बोलते हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च को मानते नहीं हैं। इससे पहले भी 1950 में एक थ्योरी चली थी ऑटिस्टिक बच्चों को लेके कि इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, पेरेंट्स में वार्मथ ना होना एक कारण होता है। इसे कहा जाता था रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी, लेकिन इसको साइंस ने ठुकरा दिया, मना कर दिया, डिफंक्ट कर दिया। इस थ्योरी को साइंस नहीं मानती है, इस थ्योरी को साइंस नहीं मानती है और मेडिकल में ऐसी थ्योरीज का कोई स्थान नहीं है। इससे होता ये है कि आप जो राइट बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं, जो आपका मूवमेंट चल रहा होता है वो डिरेल हो जाता है। हालांकि मुंबई मेडिकल काउंसिल को इससे पहले भी इनके खिलाफ कंप्लेन दी गई, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं है। लेकिन इस बार मांग की जा रही है कि इन पे एक्शन होना चाहिए। इस सप्ताह बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सेगमेंट पसंद ज़रूर आया होगा और आप अपना फीडबैक इस सेक्शन और पूरे प्रोग्राम के मुताल्लिक हमें ज़रूर देंगे। और फीडबैक देने के जो तरीके हम पहले प्रोग्राम की शुरुआत में बता चुके हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। प्रोग्राम के अब अंजाम का वक्त हो रहा है, लेकिन चलते चलते जॉब अलर्ट्स। आइए अब नाबार्ड रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से ग्रेड ए पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक पद आरक्षित है। प्रतिभागी www.nabard.org के करियर सेक्शन में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी द्वारका में कुछ पद आरक्षित हैं। आइए आपको उनके बारे में जानकारी दे दें। लोअर डिवीजन क्लर्क 35 पोस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर 10 पोस्ट, अपर डिवीजन क्लर्क 8 पोस्ट और हेड क्लर्क 7 पोस्ट। इन पोस्ट के लिए विजुअली इंपेयर्ड अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब आपको इन पोस्ट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन की जानकारी दे दें। सबसे पहले लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं। इस पोस्ट के लिए 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड, और इसके अलावा 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर। ये स्पीड इंग्लिश में होनी चाहिए। अपर एज लिमिट 27 ईयर,
जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन 12th क्लास और इक्वलेंट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड। इसके साथ साथ स्किल टेस्ट नॉर्म्स में अगर बात करें तो डिक्टेशन 10 मिनट्स का डिक्टेशन और मिनिमम 80 वर्ड्स पर मिनट, और वही अंग्रेजी में मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। इसके बाद बात करते हैं अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी की। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड वही मिनिमम 35 वर्ड्स पर सेकेंड इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, और इसके लिए पे स्केल 6th पे कमीशन के हिसाब से दिया जाएगा, यानी 6th CPC के हिसाब से दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 27 ईयर। हेड क्लर्क की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 मिनट्स पर वर्ड इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, और इसके साथ साथ नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स लाइक विंडोज, MS ऑफिस एक्सेट्रा। इस पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर है। इन पोस्ट के लिए अप्लाई ऑनलाइन करना है, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रतिभागी उस पोस्ट से रिलेटेड सभी दस्तावेज और सबमिटेड फॉर्म प्रिंटेड कॉपी अपने पास रखेंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व इंटरव्यू के वक्त चेक किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो दिल्ली NCR में होंगे, लेकिन अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का नंबर ज्यादा होता है तो सेंटर्स को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। आइए आपको अप्लाई करने के लिए जिस वेबसाइट पर जाना है उस वेबसाइट के बारे में बता दें, www.bigIALM.com। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2021। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय में एक पोस्ट ट्रेड्समैन मेट के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। इस पोस्ट में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2021 है। प्रतिभागी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही अपना आवेदन भेजें। कोरियर या बाय हैंड आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म व एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, www.indianarmy.nic.in। अप्लाई करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। क्वालिफिकेशन 10th पास और इक्विवेलेंट। आवेदन पत्र इस पते पर भेजे जाने चाहिए। आर्म फोर्सेस मेडिकल स्टोर डिपो, अकरली क्रॉस रोड, नंबर 3, कांदीवली ईस्ट, मुंबई 400,101। आवेदन करने की आखिरी तारीख अगस्त 9, 2021 है। जॉब अलर्ट्स के बाद अब आइए आखिर में प्रोग्राम के जानते हैं न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। सुनने बोलने में एक अक्षम व्यक्ति को एक आशा वर्कर ने फंसाया। अब मनरेगा परियोजनाओं के तहत दिव्यांगों को दिया जाएगा 4% आरक्षण। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकार को अनुरोध, दिव्यांगजन के साथ साथ देखभाल करने वालों को भी मिलनी चाहिए वैक्सीनेशन। मद्रास उच्च न्यायालय का निर्देश, दिव्यांगजन की जरूरतों को न किया जाए नजरअंदाज। और केरल की एक मानसिक रूप से दिव्यांग महिला का रेप, दुष्कर्म करने वाले 2 व्यक्ति गिरफ्तार। तो इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।